नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। आज का हमारा टॉपिक है संसद। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सरकार के अंग के बारे में डिस्कस किया था। सरकार के अंग, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने कि कितने सरकार के अंग होते हैं। तो देखा था वहां पर 3 तरह के अंगों की बात हुई थी। एक था विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा था न्यायपालिका। इन्हीं तीनों अंगों के आधार पर कोई भी सरकार शासन करती है। अब जो विधायिका की बात है, इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले विधायिका, ये जो विधायिका होती है ये क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, मतलब विधि का निर्माण करती है, विधि बनाती है, कानूनों का निर्माण करती है। इसका मुख्य काम यही है कि जो कानून होंगे उनका निर्माण करेगी। कहने का मतलब कानूनों का निर्माण करने वाली क्या है? ये संस्था है। निर्माण करने वाली संस्था बता सकते हो इसको कि ये संस्था ऐसी है जो कानूनों का निर्माण करेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारे वहाँ पर कानून बनेंगे। और ये जो कार्यपालिका थी ये क्या करेगी? कानूनों को लागू करेगी, और अगर कोई भी उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके आधार पर वहाँ पर उसको न्याय देने की बात थी। तो ये हमारे 3 अंग हैं। इसी प्रकार से हमारी पूरी शासन प्रणाली चलती है। तो शासन प्रणाली के पहले स्तंभ के रूप में अगर हम देखें तो आता है विधायिका। तो चूँकि जो हमारा भारत देश है, ठीक है, वहाँ पर संघीय शासन प्रणाली है, राज्यों में भी होगा और केंद्रों में भी होगा। राज्य की अलग विधायिका होगी और केंद्र की अलग विधायिका होगी, ठीक है। तो आज हम अगर संसद की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो केंद्र की विधायिका है, केंद्र विधायिका, कहने का मतलब जो केंद्र जिस संस्था द्वारा विधि का निर्माण करता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो केंद्र की विधायिका, केंद्र की विधायिका, केंद्र या संघ की विधायिका, संघ की विधायिका। इसी को भारत में संसद के नाम से जानते हैं। संसद। तो संसद क्या करती है? विधि का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है, और यही हमारी केंद्र की विधायिका है। यहाँ पर भारत में इसको हम संसद के नाम से जानते हैं। अन्य देशों में जो विधायिकाएं हैं, कई जगह इनका नाम चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस देश में इसको क्या कहते हैं, इस देश में इसको क्या कहते हैं। तो बारी बारी से एक बार देख लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो संसद है उसको हम बोलते हैं शोरा, शोरा बोलते हैं। ये आप नोट कर लीजिए ताकि आने वाले प्रीलिम्स में अब कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो आपका। ईरान की बात आती है, ईरान, वहां पर इसको बोलते हैं मजलिस, मजलिस। उसके बाद बात आती है इराक की, इराक, इराक में बोलते हैं नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बोलेंगे। अब बात आती है फ्रांस की, फ्रांस, फ्रांस में बोलते हैं नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। फ्रांस में भी इसको नेशनल असेंबली के नाम से ही जाना जाता है।
फिर हम बात करते हैं चाइना। चीन में क्या बोलेंगे? चीन में बोलते हैं नेशनल पीपल्स असेंबली। पीपल्स असेंबली चीन में बोलेंगे नेशनल पीपल्स असेंबली। अफगानिस्तान में शोरा, ईरान में मजलिस, इराक में नेशनल असेंबली, फ्रांस में भी नेशनल असेंबली बोलते हैं और चीन में नेशनल पीपल्स असेंबली बोलते हैं। फिर रूस की बात करें तो रूस में इसको बोलते हैं ड्यूमा। रसिया में ड्यूमा बोलेंगे। जापान में क्या बोलेंगे? जापान में बोलते हैं डाइट, वही खुराक वाली डाइट। फिर बांग्लादेश में बोलते हैं जातीय संसद बोलते हैं। बांग्लादेश में जातीय संसद बोलते हैं। इसी तरह इजराइल की बात करें, इजराइल में नेसेट बोलते हैं। नेसेट इजराइल में नेसेट बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखते हैं कौन कौन से देश में क्या क्या बोला जाता है। अगर हम स्वीडन की बात करें, तो स्वीडन में बोलते हैं रिक्स डॉग। स्वीडन में रिक्स डॉग बोलते हैं। नॉर्वे में स्टार्टिंग बोलेंगे। नॉर्वे में स्टार्टिंग बोलते हैं। आयरलैंड में बोलते हैं ओरीचैट्स बोलते हैं। मालदीव यहाँ पर मजलिस बोलते हैं। मालदीव में मजलिस। इस तरह सऊदी अरब में बोलेंगे मजलिस अल शूरा। मजलिस अल शूरा। अर्जेंटीना में बोलते हैं नेशनल कांग्रेस। अर्जेंटीना में नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं। यूएसए में केवल कांग्रेस बोलते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पर सबको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इस संसद को वहाँ पर किस नाम से संबोधित करते हैं। तो आसान है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात नाम की। तो हमारा जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन से प्रेरित होकर ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। और इस मॉडल को हम बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। समझ लेते हैं क्यों इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। जो भारत की संसद है वो ब्रिटेन के संसद से प्रेरित है, वहीं से ये उसका प्रारूप उठा के ले लिया गया है। वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से ही जाना जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारा संसद है वो किस मॉडल के आधार पर है, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के आधार पर है। कुछ नहीं है, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। वेस्टमिंस्टर का मतलब है, वेस्टमिंस्टर एक जगह है जो कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। और इस वेस्टमिंस्टर जगह में ही ब्रिटेन की क्या है? संसद है। तो इसीलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही हम भारत मॉडल कहते हैं। कहने का मतलब ब्रिटेन में जो संसद, जहाँ पर जैसे भारत में दिल्ली में है, ठीक है, उसी तरह ब्रिटेन में कहाँ पर है? वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर है।
तो उसी जगह के नाम से ही प्रेरित होकर हम इस मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं। बस बहुत कुछ खास इसमें नहीं है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय का मतलब होता है कि दो सदन होंगे। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ जो कॉमन्स है इसको हम निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन, और इसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ये तो रही ब्रिटेन की बात। अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी क्या है, भारत में भी ब्रिटेन से प्रेरित होकर ही द्विसदनीय व्यवस्था यहां पर भी रखी गई है। द्विसदनीय। भारत में भी संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। अभी हम सदन की बात कर रहे हैं, हम संसद के अंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम जब संसद के सदन की बात करेंगे तो वहां पर 2 सदन आएंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लेकिन जब हम संसद के अंग की बात करेंगे तो वहां पर 3 अंग हो जाते हैं। पहला राष्ट्रपति हो जाता है, लोकसभा हो जाता है और राज्यसभा हो जाते हैं। तो अंग तो 3 होंगे, लेकिन सदन कितने हैं? यहां पर 2 ही सदन हैं। कौन सा? राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरा सदन हमारा हो जाता है लोकसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन, और इसको हम बोलते हैं उच्च सदन। तो द्विसदनीय व्यवस्था यहां पर भी है। बाइकैमरलिन जो हमारा है ब्रिटेन वाला, वही यहां पर भी लागू होता है, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है। तो भारत में उच्च सदन को हम राज्यसभा बोलते हैं और यहाँ पर उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। इसी तरह भारत में निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं और वहाँ पर निम्न सदन जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो बस ये अंतर वहाँ पर है। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 वाला था, 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें भी द्विसदनीय व्यवस्था की बात कही गई थी। तो 1935 वाले से भी यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा द्विसदनीय की व्यवस्था कही गई थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि द्विसदनीय ही क्यों? एक सदन से काम नहीं चल रहा था क्या? 2 सदन रखने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पर तर्क दिया जाता है कि 2 सदन इसलिए रखा जाता है, मान लीजिए पहले सदन ने कोई विधेयक या बिल रखा, ठीक है, और उसमें कुछ कमियां रह गई या खामियां रह गई, तो वो कमियां खामियां आगे में जाएंगी और वहाँ अगर अगले में डिस्कस होगा तो उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब जांच का जो प्रोसेस है वो 2 स्तर पर रख दिया गया। मान लीजिए एक ही स्तर पर रखा जाता और वो कुछ कमियां होती तो उस कमियों के साथ ही वहाँ पर क्या होती, विधि बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर कुछ कमियां खामियां अगर पहले सदन में रह गई हैं तो दूसरे सदन में जाकर वो रिजॉल्व हो सकती हैं, दूर की जा सकती हैं। इसलिए वहां पर बोला गया कि 2 सदनीय व्यवस्था होना चाहिए। 1 से भले 2, एक कहावत भी कही गई है कि 1 से भले 2। तो यहां पर 1 से भले 2 का मतलब यही होता है, मान लीजिए कि पहले से कोई गलती हो रही है या कोई कमी रह जा रही है तो वो दूसरे के द्वारा दूर की जा सकती है, और दूसरे के द्वारा अगर कोई गलती हो रही है तो पहले के द्वारा वहां पर रिमूव हो सकता है। दोनों सदन का अलग अलग महत्व है। तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को हम आगे की क्लास में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरऑल संसद के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओवरलाइन हम इसका देखेंगे। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा हमारा क्या होता है, निम्न सदन होता है। क्योंकि जो राज्यसभा होता है वो विघटित नहीं होती है, जब विघटित नहीं होगी तो इसीलिए इसको हम स्थायी सदन भी बोलते हैं। स्थायी सदन, स्थायी सदन, इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन इसका विघटन हो जाता है तो ये होगी अस्थायी, अस्थायी सदन। इसका कभी विघटन हो सकता है, समय
समय पर तो होगा ही होगा, समय से पहले भी विघटन हो सकता है अगर लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या किन्हीं अन्य कारण से कोई त्यागपत्र दे दे प्रधानमंत्री या उसकी मृत्यु की वजह से, तो वहाँ पर वो पूरी की पूरी जो लोकसभा है वो विघटित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विघटन नहीं होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कैसे कैसे वहाँ पर विघटन होता है, कैसे चीज़ें क्या होती हैं। तो इसलिए इसको हम स्थायी सदन बोलते हैं और इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। इसको हम बोलते हैं संघीय सदन, संघीय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर लोग चुन के आते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के आते हैं, सीधे जनता के साथ वहाँ पर इंटरेक्शन होता है। तो जनता क्या करती है, चाहती है कि भाई हम वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को चुन के ले जाएं। तो जनता के द्वारा जो कह सकते हो एक प्रकार से उनके द्वारा जिनको बहुत जो उनके प्रिय होते हैं कह सकते हो, ठीक है, उन्हीं को वहाँ पर चुना जाता है। इसीलिए इसको हम लोकप्रिय सदन बोलते हैं। भाई जनता जिसको पसंद करेगी उसी को इस सदन में लेके आइए ना, तो इसीलिए इसको हम लोकप्रिय सदन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जनता का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, इसलिए इसको हम संघीय सदन बोल देते हैं। तो लोकप्रिय सदन और संघीय सदन। इसको हम प्रथम सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन। ये हमारा द्वितीय सदन होता है, द्वितीय सदन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उच्च सदन द्वितीय सदन होगा और निम्न सदन प्रथम सदन होगा। प्रथम सदन क्यों बोलते हैं इसको? इसके पीछे का भी तर्क यही दिया जाता है कि जनता के द्वारा चुना गया है, जनता के द्वारा इंटरेक्शन है। चूँकि हमारा जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, वहाँ पर जनता के द्वारा ही लोग चुन के जाते हैं। तो जो जनता के साथ जिसका सीधे इंटरेक्शन हो उसको हम पहले स्थान पर रखेंगे, उसके बाद हम दूसरे स्थान पर किसको रखेंगे, इस द्वितीय सदन वाले को। तो ये तर्क दिया जाता है। अब इसको उच्च सदन क्यों बोलते हैं, उसको निम्न सदन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। उच्च सदन मतलब होता है कि जो सीधे जनता के द्वारा ना चुनकर, यहाँ पर क्या है, जनता मतलब लोअर सबसे निचले तबके से लोग यहाँ पर चुन के आते हैं और सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी यहाँ पर लोगों को चुनता है, इसलिए इसको हम निम्न सदन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उच्च ओहदे के लोग चुनते हैं, मतलब जो पहले से मंत्री विधायक हैं वही यहाँ पर ये क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और उन्हीं के आधार पर उसको चुना जाता है, इसीलिए इसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं। एक और बोलचाल भाषा में इसको उच्च सदन इसलिए बोलते हैं, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोगों का क्या कहते हैं, देखिए जब हम योग्यताओं की बात करें तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है दोनों में चुने जाने की कि इसके लिए ये योग्यता होनी चाहिए तभी वो बंदा चुना जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम राज्यसभा पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 12 कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनका मनोनयन करता है राष्ट्रपति, और उनके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करी गई हैं कि कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, है ना। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ उनको विशेष योग्यता होगी, वही वहाँ पर रखे जाएंगे। तो अब योग्यता की तो बात करें तो इससे ज़्यादा यहाँ पर योग्यता देखने को मिल रही है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि ये उच्च सदन होगा। ये सब तर्क हैं, ठीक है, बाकी नाम यही है हमारे। उच्च सदन इसको बोलेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि द्वितीय सदन किसको कहते हैं, तो राज्यसभा द्वितीय सदन होगा। उच्च सदन किसको कहते हैं, तो वो भी राज्यसभा होगा। यहाँ पर अस्थायी सदन कौन है, तो लोकसभा। क्यों? क्योंकि उसका विघटन हो जाता है। तो ये तो रही बात राज्यसभा और लोकसभा की। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी और लोकसभा में कितनी सीटें होंगी। जब हम सीटों की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा देखने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। जब हम संसद की बात कर रहे थे तो हमने संसद में 2 सदन बताए थे आपको, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। 2 क्या थे, 2 सदन थे। लेकिन जब हम संसद के अंग की बात करेंगे तो वहां पर तीसरा अंग भी आ जाता है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का
तो ये 3 स्तंभ होते हैं हमारे संसद के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद को हम आर्टिकल 79 में डिस्कस करेंगे और राज्यसभा जो होती है आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है और अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है। 79 कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगी, भारत के लिए एक संसद होगी, मतलब संघ के लिए एक संसद होगी, संघीय संसद वहाँ पर 79 में। तो वहाँ पर 3 अंग होंगे। राष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद थे, जितने भी आर्टिकल थे, पीछे की वीडियोस में हमने सब डिस्कस कर लिया है अच्छे से। और जिसने भी राष्ट्रपति के जो भी वीडियोस हैं नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ उसको जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप राष्ट्रपति के सारे वीडियोस देखिए। ठीक है, राष्ट्रपति के सारे वीडियोस हमने वहाँ पर करवा रखे हैं। अब हम बारी बारी से राज्यसभा और लोकसभा को डिस्कस करेंगे अपने आगे की क्लासेस में। आज हम बात करते हैं राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या, कितनी सीटें होती है राज्यसभा में, इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तो होता है संविधान में वर्णित, संविधान में वर्णित सीटें, और एक संसद द्वारा। ठीक है, वर्णित संविधान में और संसद द्वारा वर्णित, 2 तरीके से हम यहां पर देखेंगे। संविधान में 250 सीटें निर्धारित की हैं, और संसद द्वारा वर्णित या संसद द्वारा निर्धारित कर दीजिए यहां पर, ये कितनी हैं, 245 सीटें हैं। संसद में, संविधान में मैक्सिमम जो सीटें कितनी रह सकती हैं, 250 रह सकती हैं। 250 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं हम, 250 से तो कम रख सकते हैं, बट 250 से हम ज़्यादा सीटें यहाँ पर नहीं निर्धारित कर सकते हैं। संसद द्वारा कितनी निर्धारित की गई हैं, 245 सीटें अभी तक निर्धारित की गई हैं। 245 सीटों पर भी ही हम क्या करते हैं, वहाँ पर लोगों का चुनाव करते हैं। 250 था संविधान में और 245 कहा है संसद द्वारा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 5 सीटों का, ये किस लिए? तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि संविधान में तो 250 सीटें निर्धारित की गई हैं, लेकिन संसद में 245 ही क्यों रखी गई हैं? तो इसके पीछे का एक लॉजिक है कि भारत का, चूँकि ये जो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं, ठीक है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना। तो यहाँ पर एक लॉजिक दिया गया है। लॉजिक क्या, लॉजिकल बात ही है वो कि भारत का कुछ क्षेत्र, जैसे मान लीजिए पीओके हो गया या अक्साई चीन हो गया, ये अभी भारत के पास नहीं है, भारत के कब्जे में क्या है, नहीं है। तो भारत के कब्जे में ना होने की वजह से कुछ सीटें, जो भाग भारत के कब्जे में नहीं है, उसका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो अभी भारत के पास नहीं है। इसलिए कुछ सीटें अभी रिजर्व रख दी गई कि जब वो कभी भारत के लिए या भारत के पक्ष में ये क्षेत्र आ जाएगा, तब वो जो सीटें हैं वो फिर से यहाँ पर ऐड ऑन कर दी जाएंगी। तो उन पार्टिकुलर क्षेत्रों के लिए वहाँ पर रिजर्व में रखी गई कि जब कभी भारत भविष्य में ये क्षेत्र भारत के कब्जे में आ जाएंगे तो इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो 5 सीटें हैं, ठीक है, उनको ऐड ऑन कर दिया जाएगा। फिलहाल तो अभी 245 सीटें ही हैं। जब हम मूल संविधान की बात कर रहे थे 250 सीटों में, तो वहाँ पर भी 2 कैटेगराइजेशन था। एक था 12 सदस्य जो होंगे वो मनोनीत किए जाएंगे, 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। और दूसरा है हमारा यहाँ पर, अगर 250 में 12 निकाल देंगे तो 238 सीटें ये हमारी निर्वाचित होंगी, ये निर्वाचित होंगी। अब यहाँ पर 238 तो निर्वाचित हो गई
और 12 मनोनीत हो गई। तो 238 और 12 250 सीटें यहाँ पर हो गई जो संविधान में वर्णित थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो संसद ने निर्धारित की हैं उसकी बात करते हैं। एक्चुअल सीटें हमारी अभी यही हैं, इन्हीं को लेकर हम चलते हैं और इन्हीं पर चुनाव हमारा निर्वाचन होता है। तो 12 सदस्य तो मनोनीत होंगे ही, सदस्य का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 12 सदस्य, चूंकि 5 कम हो गए तो यहाँ पर 238 थे, 12 इसमें तो कमी नहीं की जाएगी, लेकिन इन्हीं में से कमी कर देंगे। तो 238 में 5 अगर हम कम कर देंगे तो 233 सीटें हमारी क्या हो जाएंगी, एक्चुअल 233 सीटें हमारी रहेंगी। अब इन 233 में भी कुछ सीटें तो राज्यों की होंगी और कुछ संघ शासित प्रदेश की होंगी। संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, विधान सभाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा में लोग निर्वाचित होकर आते हैं वह है राज्यों की विधानसभाओं से ही होते हैं। चूंकि जहां जहां जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनको भी ले लेंगे, तो राज्यों से और विधानसभाओं से। अब देखिए विधानसभाओं से कितनी होंगी, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, अब ये यूटी हो गया है, यहाँ से 4 सीटें। अगर हम पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी, यहाँ से 1 सीट ली जाती है और दिल्ली विधानसभा से 3 सीटें ली जाती हैं। तो फिर 4, 3, 7 और 1, 8, ये टोटल हमारी कितनी हो गई, 8 सीटें। तो 8 सीटें हमारी यूटी की होंगी और राज्यों की कितनी हो जाएंगी, अगर 8 इसमें से निकाल दें, 233 में से 8 निकाल देंगे तो 225 सीट। अब ये एक्चुअल फिगर हमारा आ गया, 225 सीटें राज्यों से और 8 सीटें जो होंगी वो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ से ली जाएंगी। तो ये रही बात हमारी राज्यसभा की। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा में जो सीटें होती हैं उनको कैसे कैसे निर्धारित करेंगे। लोकसभा की सीटें, लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा सीट, यहां पर भी 2 कैटेगराइजेशन है। पहला है संविधान द्वारा निर्धारित और दूसरा हमारा यहां पर आ जाएगा संसद द्वारा निर्धारित। देखिए संविधान द्वारा यहां पर निर्धारित की गई हैं 550 सीटें और जब मूल संविधान में यहां पर 2 सीटें मनोनीत से आती थी राष्ट्रपति के और यहां पर 543 प्लस 2 मनोनीत। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 2 सीटों का ये जो मनोनयन था, अभी 104वां जो संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत इन 2 जो सीटों का मनोनयन राष्ट्रपति करता था उनको अब हटा दिया गया है, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। अब इन 2 सीटों का जो आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीयों का जो 2 मनोनयन होता था अब वो हट गया है 104वें संविधान संशोधन के बाद से। राज्यसभा में तो जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता था वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन लोकसभा का जो 2 सीटों का मनोनयन होता था अब वो हटा दिया गया है। तो यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट जाएगा। जब संविधान से हट गया तो हर जगह से हट जाएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ 550 सीटें ही बची। अब इन 550 सीटों में क्या था, जो 20 सीटें थीं वो केंद्र शासित प्रदेशों से थीं, केंद्र शासित प्रदेश से थीं और यहाँ पर 530 सीटें जो थीं वो राज्यों से थीं।
530 सीटें की थी राज्यों से थी और यहाँ पर 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से थी। इसी तरह यहाँ पर भी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर, तो केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर 19 सीटें बचेंगी। और अगर हम इसकी बात करें राज्यों की, तो यहाँ पर 500 कितना बचेगा 524, ठीक है। तो 524 सीटें राज्यों से और 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी। 524 सीटें राज्यों की हो जाएंगी और केंद्र शासित प्रदेश की 19 हो जाएंगी। समझ लेते हैं फिर से, लोकसभा में जो सीटों का निर्धारण था, ठीक है, हम दो तरीके से देखते हैं। यहाँ पर संविधान में क्या निर्धारण था और एक्चुअल में इस टाइम कितनी सीटें भरी जाती हैं। तो एक्चुअल में 543 सीटें भरी जाती हैं और जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई थी वो 550 सीटें थीं। जो 7 सीटों का था, कुछ क्षेत्र हमने बताया था कि भारत का जो भारत के पास अभी नहीं है, तो उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको बचा के रखते हैं। जब भी कभी वो क्षेत्र हमारे भारतीय संघ में जुड़ेंगे तब इन 7 सीटों को हम इसमें समाहित कर देंगे और एक्चुअल हमारी जो सीट संख्या होगी वो आ जाएगी। लेकिन अभी हम 543 सीटों पर ही चुनाव कराते हैं और 2 सीटों का जो मनोनयन था वो 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो एंग्लो इंडियंस का राष्ट्रपति वहाँ पर मनोनीत करते थे 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में, उनको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के बाद से। अब राज्यों में 524 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश में 19 सीटें। ये तो रही बात सीटों का निर्धारण। अब हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे राज्यसभा को पूरी तरह से, उसके बाद हम लोकसभा को पूरी तरह से एक अलग क्लास में देखेंगे कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे निर्धारण होता है सीटों का, कैसे कैसे लोग चुन के आते हैं, क्या क्या यहाँ की पद्धतियाँ हैं, कार्य करने का तरीका क्या है, सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।